बिहार वासियों के लिए एक गौरवान्वित पल है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं भाषा की, तो भाषा धर्म से ऊपर होता है। तो बोलेगा सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा बांग्लादेश लिबरेशन वार में। बांग्लादेश जो कि पहले पाकिस्तान था, लेकिन भाषाई आधार पर उसकी अपनी अलग एक आइडेंटिटी थी और इस कारण से हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश एक अलग देश मिला। आपको हमारे देश में भी नजर आता होगा, शुरुआत में हम लोगों ने हमारे देश को एक एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से फर्दर डिवाइड करने के लिए इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको किया, लेकिन बात नहीं बनी। देन उसके बाद हमने देखा कि लिंग्विस्टिक आधार पर राज्यों का गठन हुआ और आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनता है जो कि भाषाई आधार पर था। ठीक उसी प्रकार से आज भी हम अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार की गरिमा, बिहार की भाषा, चाहे वो मैथिली हो, मगही हो, भोजपुरी हो, वो अपने आप से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स फील हमको करवाता है कि वी आर द बिहारी। और दोस्तों इसी क्रम में बिहार की भाषाओं के क्रम में बिहार की इकलौती रीजनल ऐसे लैंग्वेज जिसका नाम है मैथिली, जिसको संविधानिक भाषा का दर्जा मिला है, लेकिन अब फाइनली जो है सीबीएसई के पाठ्यक्रम में वो शामिल होने वाला है। नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो बिहार वासियों के लिए एक गौरवान्वित पल है जहां पे सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल हुई है मैथिली भाषा। क्या है ये खबर? आइए जरा जानते हैं, समझते हैं और पूछते हैं और देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन आपके समक्ष बन सकता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो सीबीएसई एक हिस्टोरिकल मूव है जहां पे मैथिली को एंटर किया गया है एज ए कुरिकुलम में। कौन से? तो हमने अपने बोर्ड्स के कुरिकुलम में। तो सीबीएसई पाठ्यक्रम में मैथिली मातृभाषा आधारित शिक्षा की नई सुबह, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आप सबको पता है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक मैथिली को विषय के रूप में मान्यता दी जाने की बात कही गई थी। और इसी मान्यता दी जाने के क्रम में हम कह सकते हैं कि जो मैथिली भाषा है, इस मैथिली भाषा को जब मान्यता दी गई थी तो इसी मान्यता दी जाने के क्रम में हम कह सकते हैं कुछ और एडिशन वैल्यूज को एड ऑन किया गया। और उस एडिशनल वैल्यूज को जब यहाँ पे एड ऑन किया गया तो उस एडिशनल वैल्यूज में मैथिली को भी यहाँ पे जोड़ा गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो एग्जीक्यूटिव समरी इसकी क्या हुई, तो एक ऐतिहासिक निर्णय की मुख्य बातें जहां पे डिसीजंस लिया गया, यानी कि निर्णय लिया गया कि सीबीएसई द्वारा मैथिली को मातृभाषा विषय के रूप में एक आधिकारिक मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन, यानी कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सभी संबंधित सीबीएसई स्कूलों में ऐसा किया जाएगा, यानी कि 2026-27 से जितने भी जो रीजनल आपके स्कूल्स हैं उन सारे रीजनल स्कूलों में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा कि मैथिली मातृभाषा, यानी कि अगले साल जो अगला सत्र होगा इसके रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई। यानी कि अभी का जो सत्र है 2026-27 अप्रैल महीने से शुरू हुआ है। दायरा क्या है? तो कक्षा 1 से 8 तक जो प्रारंभिक शिक्षा है तथा माध्यमिक स्तर के लिए मैथिली भाषा का प्रयोग करना, और साथ ही साथ जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने का जो मैंडेट है इसको जारी किया गया है। इतना ही नहीं, जो एनईपी है यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और जो मदर टंग है इसके अनुसार अगर हम बात करते हैं कि नीतिगत निर्देश, यानी कि कक्षा 5 से 8 तक अनिवार्य रूप से उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए, ऐसा कहा गया है। और साथ ही साथ संसाधन विकास, जिसको हम कहते हैं एनसीईआरटी द्वारा मैथिली सहित भारत की 121 भाषाओं में प्रारंभिक पुस्तकें, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी पुस्तक है उसको विकसित किया जा रहा है 121 भाषाओं के साथ जो प्राइमरी पुस्तक है। इसके अलावा सीबीएसई इंटीग्रेटेड, यानी कि मैदान पर अमल, सीबीएसई द्वारा इन संस्थानों, जैसे अभी जो नॉर्मल लैंग्वेज की किताबें आती है किसमें आती है, इधर दे आर फ्रॉम इंग्लिश, या फिर वो हिंदी में होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जो है वो उर्दू में है। तो इन 3 लैंग्वेज में है, लेकिन अब जो मातृभाषा है उस मातृभाषा में आपको मैथिली के साथ साथ 121 भाषाओं में प्रारंभिक पुस्तकों को एड ऑन किया जा रहा है। और मैदान पर अमल सीबीएसई द्वारा इन संगठनों का उपयोग कर मैथिली को मुख्य धारा के पाठ्यक्रम में शामिल करने की यहाँ पे बात कही जा रही है।
इस टाइमलाइन के डिसीजन को देखते हैं तो आप सबको पता है कि फरवरी 8 2026 को फैसला लिया गया, एक रिक्वेस्ट किया गया था। कहां से? तो दरभंगा के मिथिला के हृदय स्थली के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर द्वारा दरभंगा से आधिकारिक मांग और अनुरोध किया गया। फिर उसके बाद मिड 2026 तक एनसीईआरटी रिव्यू किया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा मामले की जांच और एनईपी 2020 के तहत मातृभाषा शिक्षा के मानों पर प्रदर्शन किया गया और 19 मई 2026 को यह फाइनल जो है अप्रूवल आ जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा आधिकारिक स्वीकृति पत्र जारी की जाती है और 2026-27 से लागू करने की घोषणा जो है इसको कर दी जाती है। इसके बाद मैथिली जो है एक प्रोफाइल इन अ प्रेस्टीज यानी कि 8वीं अनुसूची की गौरवशाली भाषा है। आपको बताते चले 2003 में जो संविधान हमारा संशोधन हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। उसके तहत जो है 8वीं अनुसूची में जो 22 लैंग्वेज है उसमें से एक जो है मैथिली भाषा को जोड़ा गया। 22 लैंग्वेज की बात जब हम करते हैं उसमें एक भाषा मैथिली भी है और बिहार की इकलौती ऐसी रीजनल लैंग्वेज है जो कि हमारी संवैधानिक भाषा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज के रूप में नजर आती है। वहीं इलीट एकेडमी जैसे यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षाओं में एक अत्यंत सफल वैकल्पिक ऑप्शनल के रूप में भी मैथिली भाषा जो है ये हम लोग को मौजूद नजर आ जाती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा मैथिली जो है केवल भाषा नहीं एक संस्कृति भी है जिसको मैथिली को हम लोग कल्चर भी कहते हैं। तो मैथिली जो है सिर्फ भाषा नहीं एक कल्चर है और पुराने समय से ये गंडक नदी इसकी सीमा थी, इधर कोसी नदी, इस पूरे के पूरे एरिया में इनफैक्ट बियॉन्ड कोसी भी आपको ये पूरा का पूरा मैथिली बेल्ट नजर आता है। झारखंड का भी कुछ हिस्सा है और साथ ही साथ आपको कुछ इस हिस्से में भी बोली जाने वाली भाषा है और एक कल्चर है। तो बिहार के प्रमुख जिले जैसे कि दरभंगा इसका मेन सेंटर है, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, जमुई, इन सारे के सारे एरिया में जो मैथिली का इन्फ्लुएंस आपको नजर आएगा। कुछ झारखंड के भी कुछ एरिया है, सीमांचल के भी क्षेत्र है जैसे पूर्णिया है, कटिहार है, अररिया है, किशनगंज है, सहरसा है, सुपौल है और झारखंड में भी इसका विस्तार जहां पे 6 जिले जहां पे मिथिला संस्कृति का हिस्सा माने जाते हैं जैसे कि आपका देवघर है, बाबा धाम जिसमें से आपका एक प्रमुख जो है कल्चर के रूप में नजर आता है। इतना ही नहीं, भाषा खत्म तो कल्चर खत्म यानी कि सांस्कृतिक अस्मिता का संरक्षण यानी कि रामायण एरा की इसकी लेगेसी है। आपको पता है मिथिला पे राज करने वाले पहले राजा कौन थे? निमि, और उनके जो साम्राज्य था उसका नाम क्या था? विदे, और इसी निमि के बेटे थे जिसका नाम क्या था बेसिकली तो मिठी जनक, और यहीं से जनक टाइटल शुरू हो जाता है। टोटल जो है 53 जनक हुए, उसमें से जो 23वें नंबर के जनक थे जिनका नाम था श्रीध्वज जनक, उन्हीं की पुत्री थी माता सीता और वही आगे जाकर के कौशल के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जो कि आगे जाके श्री राम के नाम से जाने जाते हैं, उनसे उनका विवाह होता है। तो मैथिली का कल्चर अपने आप में है। तो माता सीता की धरती सीतामढ़ी, श्री राम के विवाह काल से इस क्षेत्र और भाषा का एक गहरा सांस्कृतिक प्रभाव रहा है। इसके अलावा कला और परंपरा में विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग, मिथिला की लोक परंपरा, साहित्य और महियामी लोकगीत की मूल आत्मा में मैथिली ही है। इतना ही नहीं, सांस्कृतिक संरक्षण, भाषा के बिना संस्कृति जीवित नहीं रह सकता। यह कदम नई पीढ़ी को अपनी जड़ और आत्मीयता अभिव्यक्त करने से रहेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि लैंग्वेज को लेकर के लैंग्वेज को समझना, हम अगर उसको प्रमोट ना करेंगे तो और कौन करेगा? बाहर से इंग्लैंड से आकर तो कोई आदमी नहीं करेगा। हम बिहारियों को ही अपनी भाषा को, चाहे वो मैथिली हो, मगही हो, भोजपुरी हो, अंगिका हो, सबको जो है पुश और प्रमोट जो है करना पड़ेगा। इतना ही नहीं मेरे भाई, रटने से मुक्ति, इससे क्या होगा कि गांधी और टैगोर का जो शैक्षणिक दृष्टिकोण था वो भी आगे होगा। पहले क्या होता था कि हमको कुछ लैंग्वेज उस चीज को समझ में आ नहीं रहा है लेकिन हम उसको रट्टा मार रहे हैं। क्यों रट्टा मार रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में नंबर आएगा अच्छा। हमको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हम उसको रट्टा मार रहे हैं। बचपन में आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा। लेकिन अब जो है आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज में चीजों को समझाया जाएगा। तो पारंपरिक शिक्षा जो ट्रेडिशनल लर्निंग है, विदेशी भाषा का मानसिक दबाव यानी कि इंग्लिश को खासकर समझना, मेंटल बर्डन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, रट्टा मारने यानी कि रूट लर्निंग की मजबूती, बिना समझे केवल याद करना, भारी बस्ता और निरर्थक प्रयास जैसे कि पानी बीच मीन प्यासी, मतलब वही वाला चीज जो मुहावरा है उसके साथ क्या होगा? जब मदर टंग के साथ सहज समझ होगा, नेचुरल कंपैरिजन होगा, विषय वस्तु काम करना होगा, सीखने की क्षमता में वृद्धि आएगी। गांधी जी का विजन शिक्षा हमेशा मातृभाषा में होना चाहिए और ताकि बच्चे स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव महसूस कर सके, ये भी आपको नजर आएगा। और जो गांधी जी और टैगोर का जो सपना था वो कहीं ना कहीं हमको सफल होता भी नजर आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि फैसले का ऐतिहासिक स्वागत भी किया गया। सम्राट चौधरी जो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक और अत्यंत स्वागत योग्य कदम है। यह निर्णय न केवल
भाषा को नई पहचान सम्मान देगा, बल्कि आने वाले पीढ़ियों को अपनी मातृभाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा। इतना ही नहीं, ये भाषा मैथिली अब शिक्षा की मुख्य धारा में नहीं है, मिथिलांचल की समृद्धि, संस्कृति, विरासत और आत्मीयता अभिव्यक्ति की भाषा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण रहा है। मिथिलेश कुमार तिवारी, जो कि एजुकेशनल मिनिस्टर है, कहाँ के? बिहार के। इतना ही नहीं, का भी पुनर्जागरण है, टीचर का भी फाइनेंस है, केवल एक शैक्षणिक फैसला नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक सम्मान है, जहां पे हम देख रहे हैं कि एक नेशनल आइडेंटिटी बन रही है, यानी कि मिथिला की भाषा और पहचान को अब राष्ट्रीय स्तर सीबीएसई पर मुख्य धारा का महत्व मिलेगा। पीढ़ियों का जुड़ाव होगा, एक जनरेशनल बॉन्ड होगा। आने वाली पीढ़ियां अपनी मातृभाषा में अध्ययन अध्यापन करने का विरासत में गर्व करेगी। साहित्य को एक नया मंच मिलेगा। अभी हम लिख के बताएंगे मिथिला पात्र संग्राम, जो कि मैथिली भाषा में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। किनको मिला है? मैथिली पात्र संग्राम जो कविता, जो किताब है, उसके रचयिता कौन है? कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख करके बताएंगे। इतना ही नहीं, मैथिली भाषा और लोक परंपराओं को जीवित रखने का यह सबसे बड़ा संस्थागत प्रयास होगा। और मिथिला जिले से नहीं, सीबीएसई के ऐतिहासिक कदम को आप कैसे देखते हैं? अपना कमेंट जरूर बताएंगे कि आप मिथिला के किस जिले से हैं, अगर आप मिथिला के किस जिले से अगर हैं तो, और सीबीएसई के इस ऐतिहासिक कदम को आप कैसे देखते हैं? अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। इसके अलावा मेरे भाई, आप भी अगर एक बिहार को कुछ अलग प्रगति की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, कुछ बेहतर की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, तो आपके समक्ष सबसे बड़ा एग्जाम है 72वीं बीपीएससी एग्जाम। लेकिन इस 72वीं बीपीएससी एग्जाम का पहला हर्डल है इसका प्रीलिम्स, और इसके प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए हमारे पास है सारथी बैच मेरे भाई। सारथी बैच में 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से हम पूरे के पूरे सिलेबस को कवर अप कराते हैं मेरे भाई। इस पूरे के पूरे सिलेबस को कवर अप कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, हर एक टॉपिक को कवर अप कराते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का टॉपिक है। हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या, सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। साथ ही साथ आपको हर टॉपिक का क्रक्स मटेरियल, करंट अफेयर्स, मैगजीन, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। इतना ही नहीं मेरे भाई, आप अगर आदि लाइव कोड लगा करके इस बैच के साथ जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है मेरे भाई? तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप भी मिल जाता है। मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप, जैसे कि हम अगर बात करते हैं, आपको इसमें मेरी तरफ से इस टाइप के हैंड रिटेन नोट्स में, जैसे देखिए, आपको भी पता है कि डिजिटल नोट से पढ़ना और हैंड रिटेन नोट से पढ़ना, हैंड रिटेन नोट जो है वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है और ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाए। देखिए, हर एक टॉपिक का हैंड, जैसे इकोनॉमी सर्वे है तो इकोनॉमी, ये आपका क्या है? सेंसस है, तो हर एक सेंसस में इंडिया बिहार का कंपेयर करके जो जो इंपॉर्टेंट है एक एक पहलू को हैंड रिटेन नोट से देना। जैसे कोई भी टॉपिक है, इस टॉपिक को देखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर इसी टॉपिक की बात करते हैं तो आप इस टॉपिक को देखेंगे, लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर सेशन के बाद झंडा फहराने की बात कही गई थी, तो झंडा फहराने के क्रम में बिहार में कहां कहां किस किस लोगों ने झंडा फहराया, ये सब टाइप के टॉपिक जो है आराम से बीपीएससी पूछ लेता है। और कई काफी सारे मैथ द फॉलोइंग है, वन लाइन क्वेश्चन में पूछता है। तो इस टाइप के सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब इस बैच में इनरोल करेंगे तो आप इस चीज को इंश्योर करेंगे कि आप कोड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोड आप आदि लाइव ही इस्तेमाल करेंगे। बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं, आप अगर आदि लाइव कोड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको मेरा मेंटरशिप नहीं मिलेगा। और आदि लाइव कोड इस्तेमाल करके आप जो है इस नंबर पे 8789847319, इस पे आप क्या करेंगे? तो हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा और उसके बाद जो है आप इस बैच के साथ जुड़ जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को आपको इस सेशन से मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाकी आप लोग को इस बैच में इनरोल करना है तो भी हम आपको बता, देखिए, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलत लगे आप उस पर चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आप सिंपल सा सर्च कर लेंगे सारथी, SAA डालेंगे तो जैसे आ गया सारथी 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स 2 बैच। देखिए, पहला वाला बैच ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें जो 5 तारीख से 5 मई से शुरू हुआ था। अगला बैच 2 जून से शुरू हो रहा है, तो आप इस बैच में जुड़ जाएंगे। इस बैच में जुड़ने के बाद बाय नाउ पे आएंगे, बाय नाउ पे आने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे? तो ADILIV आदि लाइव कोड लगाएंगे। आदि लाइव कोड लगाने के बाद आप क्या करेंगे? तो 2000 रुपए में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, कितने रुपए आपको क्या कोड लगाना है? कोड कोई दूसरा नहीं, कोड आपको क्या लगाना है मेरे भाई? तो कोड आपको लगाना है, क्या कोड लगाना है मेरे भाई? तो कोड आपको लगाना है मेरे भाई ADILIV, ठीक है? याद रखिएगा क्या कोड लगाना है? ADILIV, आदि लाइव कोड लगाइएगा। आदि लाइव कोड लगा करके सिंपल सा आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा
847319। आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, आदि लाइव कोड लगा के अपना नाम और व्हाट्सएप कर दीजिएगा टाइम जब लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो आपको अपने ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पे हम आपको हैंड नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा देते हैं और आपकी तैयारी जो है एक मजबूत तरीके से, बेहतर तरीके से हो जाती है। तो उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपके लिए अच्छा लगा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। तो मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।